Hello everyone, welcome back to another video on MBBS Mentor. Hope you all are doing well. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सर्कुलेटरी शॉक्स के बारे में कि सर्कुलेटरी शॉक्स क्या होते हैं. सो दिस टॉपिक इज़ रिलेटेड टू आवर सर्कुलेटरी सिस्टम. सो उसमें हम पढ़ते हैं शॉक क्या होती है. अब शॉक क्या होता है, तो शॉक इज़ अ कंडीशन इन विच द डिज़ायर्ड नॉर्मल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज़ नॉट रीचिंग द ऑर्गन्स. कंडीशन क्या होती है, ये एक ऐसी कंडीशन है कि जिसमें जो नॉर्मल अमाउंट है ऑक्सीजन का जो कि रिक्वायर्ड है हमारी बॉडी की ऑर्गन्स को, वो उन तक नहीं पहुंचेगा. यहाँ हम स्पेशली बात कर रहे हैं ब्रेन और हार्ट की, बिकॉज दे आर द टू मोस्ट वाइटल ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी. तो जितनी ऑक्सीजन चाहिए उतनी ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो ऑफ कोर्स उनका फंक्शन डिस्टर्ब होगा. ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज होगी. जितनी ब्लड वॉल्यूम उन्हें पंप करनी है हार्ट को, तो उतनी पंप नहीं कर पाएगा और पूरी बॉडी का जो सिस्टम है वो बिगड़ जाएगा. एंड इफ़ नॉट ट्रीटेड इट विल इवेंचुअली लीड टू डेथ. तो अब हम इसमें देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है. तो शॉक्स जो हैं, सर्कुलेटरी शॉक्स आर ऑफ 3 टाइप्स: हाइपोकैल्सीमिक, कार्डियोजेनिक एंड डिस्ट्रीब्यूटिव. हाइपोकैल्सीमिक क्यों होता है? हाइपोकैल्सीमिक इज ड्यू टू डिक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम. इसमें ब्लड की वॉल्यूम कम हो जाती है. हाइपोकैल्सीमिक में ब्लड की वॉल्यूम कम हो जाएगी, यानी ब्लड लॉस हुआ है. ब्लड की वॉल्यूम कम हुई. अब ब्लड की वॉल्यूम कम होने के 2 तरीके हैं. या तो ब्लड एज इट इज़ कम हो जाए, या फिर प्लाज्मा कम हो जाए. ब्लड का प्लाज्मा कैसे कम होगा? जब बॉडी में ओवरऑल पानी की कमी हो जाएगी तो ऑफकोर्स ब्लड के प्लाज्मा भी कम होगा, तो उससे ब्लड की वॉल्यूम भी डिक्रीज होगी. तो हाइपोकैल्सीमिक शॉक 2 तरीके से होता है. या तो हिमोरेज हो जाए, चोट लग जाए, चोट में बहुत सारा खून बह जाए और ब्लड लॉस हो जाए, ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हो जाए. या फिर आपको कंडीशन हो जाए डिसेंट्री की या डायरिया की, जिसमें एक्सट्रीम वाटर लॉस हो जाए, जिससे प्लाज्मा लेवल जो है ब्लड का वो कम हो जाएगा, ब्लड की वॉल्यूम तब भी कम हो जाएगी. दोनों केसेस में क्या होगा? कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा एंड इट विल लीड टू शॉक. कमिंग टू कार्डियोजेनिक में क्या होता है? कार्डियोजेनिक में हार्ट बिकम्स वीक. हार्ट जो है वो वीक हो जाता है और जितनी उसे ब्लड पंप करना है उतना कर नहीं पाता, कि जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होता है एंड इट ऑल्सो लीड टू शॉक. और अब आता है डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या होता है, यहाँ ज़रा ध्यान देने की बात है. डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक में देयर इज़ एक्सट्रीम वेसोडाइलेशन यानी किसी ऑर्गन का डायलेट कर जाना, यानी ढीला पड़ जाना. जब अगर एक्सट्रीम वेसोडाइलेशन हो जाएगा तो ऑफकोर्स उसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्ट करने में बहुत प्रॉब्लम होगी, कार्डियक आउटपुट यहाँ पर भी डिक्रीज होगा. अब ये 2 तरीके से होता है डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक. या तो वेसोजेनिक होगा या न्यूरोजेनिक होगा. वेसोजेनिक क्या होगा? ये भी फर्दर डिवाइडेड है 2 पार्ट में, सेप्टिक या एनाफिलैक्टिक. सेप्टिक में क्या होगा? सेप्टिक नाम से आपको थोड़ा इंडिकेशन जा रहा होगा कि ऑफकोर्स किसी टाइप की इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसकी वजह से होता है सेप्टिक. और एनाफिलैक्टिक जो होता है ये होता है एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन की वजह से. हमारी बॉडी में कोई फॉर एग्जांपल कोई फॉरेन एजेंट आया तो उससे एंटीजन और एंटीबॉडी इंटरेक्ट कर रही हैं, WBCs कुछ उससे इंटरेक्ट कर रहे हैं, उससे फाइट कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी वेसोडाइलेशन हो जाता है. दोनों केसेस में क्या होगा? इसमें बैक्टीरियल एक्शन होगा, इसमें एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन होगा, वेसोडाइलेशन हो जाएगा और शॉक हो जाएगा. कमिंग टू न्यूरोजेनिक में क्या होता है? हमारा जो वेजोमोटर सेंटर है ब्रेन में, जो कि रिस्पॉन्सिबल है वेसोडाइलेशन और वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन के लिए, वो डिप्रेस हो जाता है, वो अपना फंक्शन प्रॉपर्ली नहीं कर पाता. एज अ रिजल्ट वेसोडाइलेशन हो जाता है और शॉक हो जाता है. सो ये तो 3 एग्जाम्पल्स थे. नाउ कमिंग टू दी नेचर ऑफ शॉक. तो ये तो 3 शॉक हो गए. अब शॉक में भी 3 टाइप के तरीके होते हैं कि किस तरीके से शॉक प्रोसीड करेगा. इसमें 3 कैटेगरीज होती हैं. एक तो होता है नॉन प्रोग्रेसिव, यानी जो एज इट इज़ रहता है और ज़्यादा बिगड़ता नहीं है. प्रोग्रेसिव यानी जो कंटिन्यूसली बिगड़ता चला जाए. और इर्रिवर्सिबल. नॉन प्रोग्रेसिव और प्रोग्रेसिव, तो इसमें यहाँ तक इम्कान ये रहता है कि अगर आपने ट्रीटमेंट कर दिया तो आदमी बच जाता है, मगर इर्रिवर्सिबल तो इर्रिवर्सिबल है. अगर ये एक बार इस नेचर का शॉक हो गया तो फिर आदमी नहीं बच सकता. डेथ इज़ इनएविटेबल. अब ये कैसे होगा? नॉन प्रोग्रेसिव में ये होगा कि कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो गया, ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हो गई. अब बहुत सारे रिफ्लेक्सेस एक्टिवेट होंगे. बॉडी भी तो, ब्रेन भी तो डायरेक्ट करेगा कि अब कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो रहा है तो कुछ करो, तो ये सारे रिफ्लेक्सेस होंगे. बेरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स एक्टिवेट होगा. बेरो रिसेप्टर जो है वो प्रेशर से रिलेटेड है.
क्योंकि ब्लड वॉल्यूम कम हो रही तो प्रेशर भी कम होगा। कीमो रिसेप्टर्स जो हैं वो एक्टिवेट होंगे। रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिंड्रोम रास जो है वो एक्टिवेट होगा क्योंकि ब्लड वॉल्यूम कम हो रही है। तो फिर यहाँ एडीएच एक्ट करेगा, ब्लड में रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा ताकि ब्लड वॉल्यूम दोबारा से इंक्रीज़ की जा सके। रीअब्जॉर्प्शन होगा टिश्यू फ्लूइड्स और बाकी जो भी इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स हैं उसमें से जाके ज़्यादा वॉल्यूम जो है वो ब्लड में जाएगी। तो ये सारे जब एक्ट करेंगे तो कार्डियक आउटपुट को वो वापस नॉर्मल में रिस्टोर कर देते हैं और पेशेंट बच जाता है। नाउ कमिंग टू प्रोग्रेसिव। अब यहाँ हमने देखा कोई परमानेंट डैमेज नहीं हुआ, कोई टॉक्सिन्स रिलीज नहीं हुए, कोई नेक्रोसिस नहीं हुई, सेल डेथ नहीं हुई, तो इस तरीके कोई एडीमा नहीं हुआ, कुछ ऐसा क्रॉनिक जो है कंडीशन वो नहीं हुई। प्रोग्रेसिव में वो होगा। प्रोग्रेसिव में ये हुआ शॉक हो गया। यहाँ पे भी बॉडी ने ये सारे जो हैं रिफ्लेक्सेस ये तो शुरू किए, मगर यहाँ इतना फास्ट होता है कि कंडीशन डिटोरिएट होना शुरू हो जाती है। इससे पहले क्या होगा, कार्डियक डिप्रेशन, हार्ट पंप नहीं कर पा रहा, हार्ट डिप्रेस्ड हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। नाउ वेसोमोटर सेंटर जो है वो फॉल करेगा। फिर उसके बाद कैपिलरी इम्परमिएबिलिटी हो जाएगी। कैपिलरी इम्परमिएबिलिटी जो है, कैपिलरी जो है वो एब्सॉर्ब करती हैं फ्लूइड्स को। अब वो इम्परमिएबल हो जाएगी, उसकी वजह से जो है इंटरस्टिशियल फ्लूइड और टिश्यू फ्लूइड जो है वो बाहर मसल्स के अंदर डिपॉजिट हो जाएगा कि जिसकी वजह से एडीमा हो जाएगा, बॉडी स्वेलअप हो जाएगी। फिर क्लॉट फॉर्मेशन शुरू होगा। क्लॉट फॉर्मेशन जगह जगह क्लॉट्स बनना शुरू हो जाएंगे क्योंकि ब्लड अनइवन फ्लो हो रहा है। किसी आर्टरी में है, किसी में नहीं है, डिस्टेंसेस के साथ है। अब जहाँ इकट्ठा हो गया ब्लड तो वहाँ से क्लॉट फॉर्मेशन शुरू हो गया। फिर इसके बाद इश्कीमिया शुरू होगा एंड देन रिलीज ऑफ टॉक्सिन्स। कई जगह से टॉक्सिन्स रिलीज होंगे बॉडी के अंदर। नेक्रोसिस होगा, उसके बाद नेक्रोसिस यानी सेल डेथ। फिर एसिडोसिस होगा। एसिडोसिस हो जाएगा, कंडीशन कंप्लीटली एसिडिक हो जाएगी, लैक्टिक, क्योंकि ऑक्सीजन तो मिल नहीं रही है। अब एसिडोसिस क्यों होगा, क्योंकि ऑक्सीजन तो मिल नहीं रही, तो बॉडी जो है एनारोबिक रेस्पिरेशन की तरफ जाएगी, तो उसमें तो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होगा। तो अब करते करते लैक्टिक एसिड इतना ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाएगा कि मसल हर तरफ लैक्टिक एसिड ही होगा, मसल में क्रैम्प्स आने लगेंगे और मसल वेस्टेज शुरू हो जाएगी। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो डेथ हो जाएगी। बट स्टिल अगर इसमें से किसी भी स्टेप पर हमने दवा एडमिनिस्टर कर दी, कुछ हमने दवा एडमिनिस्टर कर दी, कुछ हमने मेडिसिन दे दी, तो पर्सन बच सकता है, आदमी बच सकता है। इरिवर्सिबल में है ये सब, इतना फास्ट होता है कि कुछ भी कर लें आप, ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी कर लें तो भी आदमी बच नहीं पाता एंड डेथ इज इनएविटेबल। सो दीज वर द 3 टाइप्स ऑफ शॉक्स। ये जो हैं दीज आर दी क्लासिफिकेशंस ऑफ शॉक की शॉक जो है कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से। हाइपोकैल्सीमिक क्या होगा, हाइपोकैल्सीमिक में जो है ब्लड लॉस होगा, ब्लड की वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगी। कैसे होगी, या तो हीमोरेज के जरिए पूरा ब्लड ही डायरेक्ट ब्लड लॉस हो जाएगा, या फिर ब्लड में प्लाज्मा वॉल्यूम कम होगी, डिसेंट्री या डायरिया वाली कंडीशन में प्लाज्मा वॉल्यूम कम होगी तो ब्लड वॉल्यूम भी कम होगी और कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होगा और शॉक हो जाएगा। इसमें हार्ट के अंदर मसल्स में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है कि जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा और शॉक आ जाएगा। और डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या होगा, ये इसमें वैसोडाइलेशन हो जाएगा, एक्सट्रीम वैसोडाइलेशन हो जाएगा, हार्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। 2 टाइप के होते हैं, वेसोजेनिक एंड न्यूरोजेनिक। वेसोजेनिक में सेप्टिक और एनाफिलैक्टिक। सेप्टिक जो है वो बैक्टीरियल एक्शन की वजह से, एनाफिलैक्टिक जो है वो एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन की वजह से, और न्यूरोजेनिक में क्या होता है, वेसोमोटर सेंटर डिप्रेस हो जाता है। ऑल दीज लीड टू शॉक। और शॉक, प्लीज़ रिमेंबर, शॉक क्या है, शॉक इज़ नथिंग, इट इज़ अ कंडीशन। बस एक कंडीशन है कि जिसमें नॉर्मल जो जितनी ऑक्सीजन मिलनी चाहिए किसी ऑर्गन को वो उतनी नहीं मिल पा रही। एज अ रिजल्ट उसकी फंक्शनिंग हैम्पर होगी और अगर नहीं ट्रीट किया गया तो इट विल लीड टू डेथ। शॉक्स के नेचर क्या होते हैं, 3 तरह के होते हैं, नॉन प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव, इरिवर्सिबल। ये फिर ठीक हो जाता, ये बुरा है, ये उससे बुरा और ये सबसे बुरा है। नॉन प्रोग्रेसिव में क्या होगा, नॉन प्रोग्रेसिव में इतने सारे रिफ्लेक्सेस एक्टिवेट होंगे और मगर कंडीशन फिर भी स्टेबल रहती है और ज़्यादा बिगड़ती नहीं, कोई टॉक्सिन्स वगैरह रिलीज नहीं होते। प्रोग्रेसिव में कंडीशन जो है वो बहुत डिटोरिएट करना शुरू हो जाती है, हल्के हल्के वैसोमोटर जो है डिप्रेशन होगा, उसका एडीमा होगा, फिर क्लॉट फॉर्मेशन, फिर नेक्रोसिस और एसिडोसिस। मगर इन दोनों में से किसी भी स्टेप पर अगर हमने दे दी दवा तो पेशेंट बच जाएगा। मगर इरिवर्सिबल में सब इतना फास्ट होता है कि अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी करें तो भी पेशेंट नहीं बच सकता। सो दैट वाज ऑल अबाउट सर्कुलेटरी शॉक्स। होप यू अंडरस्टूड द वीडियो।
If there is any query, ask us in the comment section or directly mail it to us. So like, share, comment and subscribe to MBBS Mentor. Goodbye.